मैं पंकज राजा, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24। आज हम आए हुए हैं भरतपुर पंचायत प्रखंड दुल्हिन बाजार। विभा देवी के पतिदेव दयानंद सिंह जी से मैं आज कुछ बात करता हूं कि अपने क्षेत्र, अपने एरिया में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है और कहां तक काम किए हुए हैं, वो तो बात करने के बाद ही पता चलेगा। सर, जनता की आवाज में आपका सर स्वागत है। सर नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे यहाँ आप लोग का पदार्पण हुआ। सर, पहले अपना परिचय दे दीजिए। सर, मैं दयानंद शर्मा 2011 में मैं खुद में यहाँ के पंचायत में मुखिया था, लेकिन 2016 में यह सीट महिला सुरक्षित सीट हो गई थी, जिसमें हमारी पत्नी ने यहाँ के लिए चुनाव में मैं खड़ी हुई और लोगों ने उन पर विश्वास देकर विजय बनाया। आज वर्तमान में हमारी पत्नी श्रीमती विभा देवी यहाँ की मुखिया है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर ये है कि सर आपकी एरिया में सर मुख्य समस्या क्या है? सर हमारे यहाँ सर सबसे मुख्य समस्या सर हॉस्पिटल है, क्योंकि जो जहाँ पर मेरा ये पंचायत है, इस पंचायत से 20-25 गांव इर्द गिर्द इस जगह ऐसे जगह पर मेरा भरतपुरा का हॉस्पिटल है, जो इससे लोग लाभान्वित होते हैं पूर्वकालीन समय में। और उस समय 1917 ईस्वी का हॉस्पिटल है, आज़ादी की पहले की थी, और उसमें दूर दराज से लोग यहाँ इलाज कराने आते थे। आज उसकी स्थिति से बहुत दयनीय है। फिलहाल तो प्रखंड स्तर पर 31 बेड का हॉस्पिटल आया था, जो आज के करीब 1 साल पहले मैं यहाँ के अंचलाधिकारी महोदय से, डीसी साहब महोदय से अनुशंसा करवाकर मैं जिला में भिजवाया हूँ कि पुनः इस हॉस्पिटल को 30 बेड के हॉस्पिटल का प्रस्तापित किया जाए, जिससे सुदूर इलाके के जो 25-30 गांव के लोग जनता वो यहाँ आते हैं इलाज करने के लिए, जो पालीगंज चाहे दुल्हिन बाजार चाहे पटना जाते हैं, उनकी सुविधा यहाँ मिले, जिससे कि हमारी पंचायत की जनता का भी भलाई हो, हमारे इर्द गिर्द के भी जो पंचायत के लोग उनका भी भलाई हो। आपके अस्पताल का क्या हाल है? अभी सर हमारे यहाँ अस्पताल की स्थिति ऐसी है कि पहले यहाँ पर 1 डॉक्टर थे, अभी 4 डॉक्टर की पदस्थापना हुई है, जो सप्ताह में एक दिन करके लोग आते हैं। जो 4 डॉक्टर हैं जो सप्ताह में 1 दिन आते हैं, तो प्रतिदिन 1 डॉक्टर यहाँ आते हैं। मतलब कंटिन्यू यहाँ पर डॉक्टर लोग आके मतलब देखते रहते हैं यहाँ का। सर, दुख की बात यह है कि जो डॉक्टर यहाँ पदस्थापित हैं, तो जो सरकार से जो वेतन ले रहे होंगे, तो क्या 4 ही दिन के ले रहे होंगे? नहीं, वो तो 365 दिन के लिए रहे होंगे। वो तो माह का 30 दिन का वेतन मिलता होगा, लेकिन सप्ताह में 4 ही दिन आते हैं। अच्छा, बाकी दिन क्या करते हैं? बाकी दिन जब यहाँ के जो हम लोग दुल्हिन बाजार के जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनसे एक दिन पूछे कि सर मैडम यहाँ पर जो 4 डॉक्टर यहाँ पर के डॉक्टर पदस्थापना है, तो उन्होंने बताएं, तो बोले कि एक ही डॉक्टर हो जाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा इधर भी देखना पड़ता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही आग्रह है कि जो डॉक्टर भरतपुरा हॉस्पिटल में पदस्थापित है वो नियमित यहाँ 300 दिन यहाँ जो संडे छोड़कर, संडे का भी कोई अल्टरनेट व्यवस्था होगा ही, लेकिन जो सरकारी नियमानुसार से यहाँ जनता की सेवा में आवे। सर, यहाँ की सर जो विद्यालय की सर यहाँ की जो शिक्षा की बात करते हैं सर, शिक्षा की यहाँ पर क्या व्यवस्था है सर? इस भरतपुरा मेरे पंचायत में एक माध्यमिक विद्यालय जो पहले मध्य विद्यालय से अपग्रेड होकर माध्यमिक विद्यालय हुई है, और एक इस पंचायत में 3 राजस्व ग्राम है, भरतपुरा, सरकुन्ना और बरबेसर। सरकुन्ना में उत्क्रमित मध्य विद्यालय हो गई, मध्य विद्यालय है। यहाँ पर जो मध्य विद्यालय था से माध्यमिक विद्यालय हो गई है, और एक पंसारी में जो प्राथमिक विद्यालय है। एक भरतपुरा का ही एक टोला है पंसारी, वहाँ भी आबादी लगभग 800-900 आदमी की आबादी है, लेकिन राजस्व ग्राम भरतपुरा में ही आती है, वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग भाई लोग हैं, उनके लिए हम उर्दू विद्यालय की विद्यालय भी है। कुल मिलाकर यहाँ मध्य विद्यालय भी है, माध्यमिक विद्यालय भी है, प्राथमिक विद्यालय भी है और उर्दू विद्यालय भी है। यहाँ पर जो टीचर है सर प्रॉपर में, लेकिन दुख की बात यह है सर कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बहुत खराब है, जबकि यहाँ पुस्तकालय है, जो कि यहाँ पर
पूरे बिहार के लिए नाक आन बान शान यहाँ की पुस्तक श्री गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय सह संग्रहालय है, जो यहाँ के पुस्तकालय के कुछ ऐसे बुक्स हैं जो विश्व धरोहर में एक्सेप्ट की गई हैं। और उसी के बगल में माध्यमिक विद्यालय है। इधर कोरोना काल से तो शिक्षा का विकास में थोड़ा सा अवरोध हुआ ही है, लेकिन आज के 20 दिन पहले मैंने वहाँ पे प्रधानाध्यापक जी से भी मैंने कहा कि अभी माध्यमिक विद्यालय है तो इस चुस्त दुरुस्त यहाँ की पढ़ाई और शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और सभी शिक्षक समय पर आवें और समय पर जाएं। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करना हम कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर शिक्षक जो यहाँ पर आवे, सब लोग को बायोमेट्रिक उन लोग का हाजिरी बनाए, बायोमेट्रिक मशीन कि जितने विद्यालय में जितने कक्षाएं हैं वो सब CCTV कैमरा लगे, जिससे कि जो शिक्षकें या शिक्षिकाएँ जो यहाँ पर आवे तो वो बच्चों के साथ किस तरह से पढ़ाई करते हैं उसका अवलोकन नजर आना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे यहाँ से दूर दराज ट्यूशन के नाम पर बाहर पढ़ने जाते हैं और प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, गरीब पंचायत यहाँ की जनता बहुत गरीबी रेखा से नीचे की ज़्यादा संख्या के लोग हैं और वो लोग अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए अपने पेट काट के बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं। वो लोग को वो जो पैसा जब बाहर इन्वेस्ट करते हैं वो यदि बच्चा की पढ़ाई शिक्षा का सुधार यदि यहाँ हो जाता है तो हमारे गरीब किसानों और मजदूरों को बचेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर यह है कि आपके एरिया में सर अब तक सर कौन कौन से सब विकास हुए हैं सर? सर सबसे पहला तो मुख्यमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री नल जल निश्चय योजना जी, जिससे कि सबसे बड़ा इस पंचायत के लिए वरदान साबित है, क्योंकि इस पंचायत में जो लेयर है वाटर लेयर है वो 300 फीट का है। कहने का मतलब है कि यदि कोई प्राइवेट आदमी यदि यहाँ पर चापाकल भी कराएगा तो उसको 40-45 हज़ार रुपये लगता है और शुद्ध नल का जल का पानी मिल रहा है। इससे बड़ा उपलब्धि सबसे बड़ा उपलब्धि हुई है। सर ये बताइए आपके एरिया में सर कितने राशन कार्ड बने हैं, कितने वृद्धा पेंशन और सर कितने सर ये जो शौचालय और ये इंदिरा आवास का सब निर्माण हुआ है सर? सर हमारे क्या बोले सर? पहला सर आपसे सर ये है कि इंदिरा आवास सर कितने बने हैं, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड और शौचालय का सर कितना निर्माण हुआ है? जी सर, यहाँ पर सर जब 2011 में जब मैं मुखिया बना था, जिस समय मैं अपने स्वयं मुखिया था, उस समय लगभग 190 आदमी का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तीनों मिलाकर लगभग 190 था। जो जब मेरा काल जब अंत 2016 जब समाप्त होने लगी तो उस समय ये संख्या लगभग 700 थी और अभी तो हम लोग को पूरा क्लियर फिगर नहीं मिल पाता है, क्योंकि अब तो सब लोग का ऑनलाइन पैसा सब लोग के खाते पर आती है, जिससे हम लोग का पूरा फिगर हमको मालूम नहीं है। लेकिन मैं पंचायत में रहता हूँ, हर घर में मैं रहता हूँ, लगभग इस पंचायत का 99% आदमी जो या तो वृद्धजन पेंशन योजना से हैं, चाहे वृद्धा पेंशन योजना उठा रहे हैं, चाहे जो माताएं बहनें विधवा हैं वो विधवा पेंशन ले रही हैं, जो विकलांग बच्चे बंधु जो भी हैं वो सब लोग को पेंशन मिल रहा है। लगभग 99% हमारी जनता पेंशन हो गई है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर ये है कि अगर आप जीत जाते हैं दोबारा फिर से आपकी मैडम, तो सर आप अपने एरिया और अपने गांव के लिए सर और क्या विकास कीजिएगा? सर इस बार कुछ सोच हमारी अलग है। जो यदि हमारे पंचायत के मुखिया जी के मैं प्रतिनिधि के रूप में इस पंचायत में काम करता हूँ, यदि इस बार फिर मुखिया जी यदि विजयी होती हैं, जनता का आशीर्वाद मिलता है, जिनके काम से जनता संतुष्ट होंगे तब नहीं फिर दोबारा विजयी होंगे। लेकिन मैं जब पंचायत में घूमता हूँ तो लगभग लगता है कि जो पिछले बार जो वर्तमान मुखिया जी 790 वोट से जीते थे, हमको इस बार लगता है कि 1500 वोट से जीते। और मैं उनको उनको प्रेरणा देता हूँ कि सबसे पहले नली गली नल जल सब तो काम होता ही है, हर मुखिया आते हैं कार्य करते हैं,
कुछ ऐसे भी काम होना चाहिए जिससे कि यहाँ के नवयुवक बच्चों जो स्वावलंबी बने, सेल्फ डिपेंड बने। उसके लिए हमारी क्या सोच है कि छोटी छोटी इकाई बनाकर, जैसे अगरबत्ती उद्योग हो गया, मोमबत्ती उद्योग हो गया, मछली पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, अंडा फैक्ट्री है, छोटे छोटे 5-10 बच्चे के समूह बनाकर और हर 10 बच्चे के समूह बनाकर एक काम को अथी करना, उस कार्य को निर्माण करना। उसी 10 बच्चे में से कोई मार्केटिंग देखेगा, उसी में से कोई मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसी में से रॉ मटेरियल लेके आएगा। माने एक काम में 10 बच्चे। मैं सोचता हूँ कि इस बार प्रथम वित्तीय वर्ष यदि दोबारा हमारा चुनाव में यदि विजयी होते हैं तो 2021-22 में सबसे पहला काम मेरा रहेगा कि गांव के नवयुवकों को एकत्रित कर 10-10 का खंड बनाकर 10 काम का मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये काम सरकारी पैसे से मैं नहीं करूँगा, ये काम जनता से सहयोग लेकर 10 बच्चों को समूह बनाकर उसमें मैं भी रहूँगा। जब मैं नहीं रहूँगा तो वो लोग बिखर जाएंगे, और जब मैं रहूँगा तो उन लोग के मैं आत्मबल उनकी मजबूत रहेगी। मुझे लगता है कि एक बार यदि मेरा सोच चल गया, इस तरह से बेरोजगारी जो समस्या है इस पंचायत से हमारा दूर देखा जाए तो रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। मैं बस मेरा इस मुखिया का अपना सोच है कि मैं जितने बच्चे हमारे पंचायत में हैं जो गांव में रहते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाऊँ। इसके लिए मैं यही सोचा हूँ कि मछली पालन, अगरबत्ती उद्योग, ये आपको सेवई उद्योग, पापड़ उद्योग, सब एक उद्योग में मात्र 10 बच्चे। वो 10 बच्चे फिर दूसरा काम नहीं करेगा, दूसरा आदमी दूसरा काम करेगा। माने एक सेल्फ डिपेंडेंट का एक हब बना है, अपना कमाने का जरिया सोच करें। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जो भी यंग जनरेशन के बच्चे हैं उनको आप खुद से सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं कि वो खुद वो कार्य करें, सही है सर? जी जी सर। सर लास्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है कि आप सर अपने लोगों से सर ये चुनाव के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, इससे पहले मैं एक चीज आपके माध्यम से हम कहना मैं चाहता हूँ। बिल्कुल सर। सबसे पहले मैं सर आप हमसे एक प्रश्न किए थे इंदिरा आवास के बारे में। जी सर, इंदिरा आवास में सर सरकार का जो प्रारूप है उससे मैं सर संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों नहीं संतुष्ट हूँ? उसके लिए आवास सहायक हैं जो गरीब जनता को घर देखते हैं और अपना रिपोर्टिंग करते हैं, और उसमें मुखिया से कौन सहयोग नहीं लिया जाता है। किसका फर्स्ट किस्त जा रहा है, किसका सेकंड किस्त जा रहा है, किसको मिलना चाहिए, किसको न मिलना चाहिए, मुखिया से कोई मतलब नहीं है। जो कि पंचायत में हर 10 कदम पर जो भी जनता मुलाकात होगी अपनी समस्या मुखिया ही से करता है। और आवास सहायक के जो पद है वो भ्रष्टाचार का केंद्र है। मतलब आपके कहने का मतलब है अगर ये इंदिरा आवास का जो भी पैसा आते हैं, जो भी चौलिया होते हैं जी, वो लोग खा जाते हैं, आपका कहना से कहना है? जी श्योर। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे ही पंचायत का 2018-19 से लेकर आज तक जितने प्रधानमंत्री आवास योजनाएं दी गई हैं उस सभी को जांच कराया जाए कि कितना प्रतिशत को पैसा फुल पेमेंट किया गया और उसको पूरा पैसा मिलने के बाद भी मकान बना कि नहीं बना। इसीलिए सरकार आप लोग के माध्यम से आपसे यही आग्रह है कि इसमें पारदर्शिता और लाने की जरूरत है, और आवास सहायक प्रखंड कार्यालय के साथ साथ मुखिया प्रतिनिधि को भी उसमें हस्तक्षेप करवाने की जरूरत है, जिसमें कि किसी भी लाभार्थी को चयन करना है तो उसमें मुखिया से भी सलाह लिया जाए। यदि फर्स्ट किस्त उसके खाते पर डला गई, यदि सेकेंड किस्त पैसा डालना है तो उससे पहले एक बार मुखिया से भी सर्वे करा लेना चाहिए कि सही में उसने मकान बनाया कि नहीं बनाया। और आवास सहायक क्या करते हैं कि जो भी मुखिया के प्रतिद्वंदी लोग होते हैं उसी को अपना सब सेटिंग करते हैं और उन्हीं के द्वारा क्या कहता है लाभार्थी को कुछ तो मकान कहाँ से बनाएगा। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से ही आग्रह है कि किसी भी जनप्रतिनिधि, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, किसी न किसी जनप्रतिनिधि को इसमें जरूर इंक्लूड किया जाए, जिससे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता हो। क्योंकि ये गरीब लोगों के लिए आता है और जो गरीब लोगों से जो पैसा ले लिया जाता है
और डरा धमका दिया जाता है तो गरीब लोग कह भी नहीं पाता कि हमसे पैसा लिया गया, क्योंकि मैं पंचायत में घूमता हूँ, कोई डायरेक्ट नहीं कह पाता है। मैं पूछता हूँ कि तुम लोग से कोई पैसा भी दिया है, नहीं दसता है, लेकिन भाया मीडिया से मुझे मालूम हो जाता है, उसमें बहुत तकलीफ होती है हमको। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आप अपने सर जनता, अपने समाज, अपने क्षेत्र से लोगों से ये इलेक्शन के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? सर लास्ट क्वेश्चन आपसे है। सर मैं अपने जनता से ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने कोई भी जनप्रतिनिधि को, वैसे जनप्रतिनिधि को चुने जो स्वच्छ, जो आपके प्रति समर्पित और आपके लिए कार्य करने वाला व्यक्ति हो। जाति प्रथा को समाप्त कर एक निर्मल स्वच्छ अपने नेता को चुने जो आपके विकास, आपके भाई, आपका सहयोग करने के हर समय तत्पर है। आपने सुना जैसा कि मुखिया जी ने कहा कि इन्होंने अपने समाज, अपने क्षेत्र के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और आगे भी करते रहेंगे और जीत जाते हैं। तो जैसे कि इनके बात करने से ऐसा लगा कि ये अपने मन में जो भी ये विकास की बात, जहाँ तक विकास की बात किए हैं कि मैं जो भी यंग जनरेशन के या युवा पीढ़ी के लोग हैं, मैं उनको आत्मनिर्भर बनाऊंगा। उनकी बात से हमको ऐसा लगा। आगे देखिए जनता राजधानी किसको चुनती है, वो तो बात की बात है। सर जनता का बात करके बहुत बहुत धन्यवाद सर।